बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर मुजफ्फर को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। 5 दिन में जो 2 बड़े खुलासे हुए हैं, पहले दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उसके बाद नौगाम में थाने में ब्लास्ट होता है। इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और इसमें लाल किले के पास धमाके के सरगना का अब खुलासा हुआ है। डॉक्टर मुजफ्फर का नाम सामने आया है, जो कि अफगानिस्तान में छिपा हुआ हो सकता है। हमले से पहले पकड़े गए आतंकी डॉक्टर आदिल का भाई है मुजफ्फर। लाल किले धमाके का सरगना इसे बताया जा रहा है और अफगानिस्तान में छिपा हुआ हो सकता है। इसी साल 22 अगस्त को दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था डॉक्टर मुजफ्फर और अब इसके अफगानिस्तान में ही छिपे होने की खबर मिल रही है। लाल किले के पास धमाके के पीछे 3 पाकिस्तानी हैंडलर्स का नाम भी सामने आया है। वहीं फिदाइन हमले की ट्रेनिंग लेने के लिए जो मुजफ्फर अफगानिस्तान गया है, अब इसकी तलाश की जा रही है। अब इसको पकड़ने की कवायद की जा रही है अफगानिस्तान की सरकार के साथ मिलकर। इसे अब कानून के दायरे में लाने की कवायद की जा रही है। इसी साल 22 अगस्त को दुबई के रास्ते ये अफगानिस्तान गया था। सुसाइड अटैक की ट्रेनिंग लेने के लिए ये अफगानिस्तान गया है। तो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, इसको लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। इसका जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, उसकी जानकारी मिल चुकी है। इसे फरीदाबाद मॉड्यूल कहा जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद के ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में यह डॉक्टर्स का मॉड्यूल चलाया जा रहा था और इसका सरगना डॉक्टर मुजफ्फर रादर है, जो कि 22 अगस्त को दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था। फिदाइन विस्फोटक के निर्माण की ट्रेनिंग लेने के लिए यह अफगानिस्तान गया था और अभी अफगानिस्तान के हेलमंड या फिर कुनार इलाके में इसके छिपे होने की आशंका है। इसका भाई डॉक्टर आदिल गिरफ्तार किया जा चुका है और डॉक्टर मुजफ्फर अहमद रादर इस मॉड्यूल का सरगना बताया जा रहा है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स हैं और जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे और डॉक्टर्स ने मिलकर के एक टेरर नेटवर्क खड़ा किया था। विस्फोटकों का एक पूरा जखीरा खड़ा किया था। इनका मकसद बेहद भयानक था और ये पूरा टेरर मॉड्यूल खड़ा करने वाला डॉक्टर मुजफ्फर, अब इसके बारे में जानकारी मिल रही है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी शिवांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांक, एक बहुत बड़ा खुलासा, क्योंकि लगातार लोगों के मन में यही सवाल था कि आखिर डॉक्टरों का जो ये टेरर नेटवर्क खड़ा किया गया है, इसका सरगना कौन है, किस तरह से इसने इस नेटवर्क को खड़ा किया है, और डॉक्टर मुजफ्फर अब इसका सरगना मालूम चल चुका है। जी बिल्कुल चंदन, देखिए जो अब तक यहाँ पर जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक डॉक्टर मुजफ्फर राठर सीधा अम्मार अलवी के साथ जुड़ा हुआ था, जो कि मसूद अजहर का ही छोटा भाई है, और उसी के ही इशारे पर ये व्यक्ति पहले अफगानिस्तान जाता है। वहाँ पर पूरा फिदाई बम बनाने की पूरी ट्रेनिंग लेता है और अभी जानकारी यही है कि ये व्यक्ति अफगानिस्तान के भीतर ही है। जो 3 पाकिस्तानी हैंडलरों का नाम सामने आया है, उसमें एक है अबू उकाशा, दूसरे का नाम निसार और तीसरे का नाम कदफजुल्ला बताया जा रहा है। और ये तीनों लोग देखिए यहाँ पर टर्की के और यूएई के वर्चुअल नंबर का ये लोग प्रयोग करते थे, ताकि इनकी जो असल आइडेंटिटी है वो इनकी असल आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो पाए। उसके अलावा देखिए बड़ी जांच में अब तक जो मतलब बड़े सवाल यहाँ पर आए हैं सामने कि किस तरह से 3000 से ज़्यादा जो इनके पास वीडियो मिले हैं, उसमें से 42 वीडियो ऐसे हैं जिसमें ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक फिदाई बम को बनाया जाता है, किस तरह से उसे एक्सप्लोड करा जाता है। तो देखिए अब तक की जांच में बेहद बड़े यहाँ पर खुलासे हो रहे हैं। और देखिए एक और चीज़ है कि जिस तरह से इस पूरे मॉड्यूल की जो पूरी शुरुआत हुई थी, वो बताया जा रहा है कि साल 2022 में हुई थी, जब ये सभी लोग पहले जैश के जो हैंडलर्स थे उनके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे, उनके साथ बातचीत करते थे अलग अलग ऐपों के साथ, टेलीग्राम के माध्यम से, सेशन ऐप के माध्यम से। लेकिन उसके बाद जब ये लोग टर्की गए थे, वहाँ पर ये पूरा मॉड्यूल फाइनलाइज हुआ था और ये बताया जा रहा है कि जो टर्की जाने वाले 3 व्यक्ति थे, उसमें एक डॉक्टर मुजम्मिल था, एक डॉक्टर आदिल था और डॉक्टर मुजफ्फर भी था। और वहीं पर ही इसकी मुलाकात अबू उकाशा नाम के जैश के हैंडलर्स के साथ हुई थी। फिर उसके बाद ये जो पूरा नेटवर्क है इसे बनाया गया और उसके बाद ही ये पूरा फिदाई मॉडल ये पूरा तैयार किया गया। ये भी जानकारी मिल रही है अब तक की +971 नाम का जो नंबर था, जो मतलब शुरुआत से मतलब नंबर था, उस पर जैश के 2 हैंडलर निसार और हंजुल्ला इनके साथ बातचीत करते थे और टेलीग्राम के माध्यम से इन्हें वीडियोस भेजी गई थी कि किस तरह से फिदाई बम बनाना है। बिल्कुल, ये पूरा प्लान्ड अप्रोच था जो
बिल्कुल शिवांक, यहां निश्चित तौर पर डॉक्टर्स को जोड़ने के पीछे कहीं ना कहीं यही सोच रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स को बिल्कुल बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है और ऐसे में इनके ऊपर शक होना बहुत ही मुश्किल था। और जाहिर सी बात है, इसका फायदा उठाते हुए डॉक्टर मुजफ्फर ने यह पूरा टेरर नेटवर्क खड़ा किया। और जैसा कि आप बता रहे थे, 2022 से ही इसकी प्लानिंग हो गई थी और एजेंसियां अब कहीं ना कहीं अब इस टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करके अब आगे कितने लोग और जुड़े हुए हो सकते हैं शिवांक, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 3 साल में कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था डॉक्टर मुजफ्फर ने, यह अब पता लगाना होगा एजेंसियों को। जी बिल्कुल, देखिए एजेंसियां इसी के ऊपर ही लगातार चल रही हैं। जो इनके फ़ोन रिकवर हुए हैं उससे लगातार चैट्स रिकवर करी जा रही हैं और उन लोगों तक लगातार पहुंचा जा रहा है जो इस मॉड्यूल से जुड़े हुए। और उसके अलावा एक इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर भी लगातार की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर आखिर कौन कौन से ऐसे लोग थे, उनकी असली आइडेंटिटी भी पता करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जो इनको आदेश देते थे और पूरे नेटवर्क को कठपुतली की तरह चलाते थे। देखिए, एक और जानकारी मिली है कि जिस तरह से हिलमैंड का अभी आपने जिक्र करा था चंदन, हिलमैंड में जो शंघाई इलाका है वहाँ पर अलकायदा और जैश का एक वहाँ पर कैंप है और उसी कैंप में इस तरह की जो पूरी गतिविधियां हैं कि किस तरह से एक फिदाई बम बनाना है, किस तरह से कार के माध्यम से उसे एक्सप्लोड करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जिसका जवाब देश जानना चाहता है और सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी। शिवांक, आप हमारे साथ बने रहें। दिल्ली के अलावा श्रीनगर में हुए धमाके से पूरा देश दहल गया। 5 दिन के भीतर 2 राज्यों में हुए 2 धमाकों से हर कोई सन्न है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट हुआ और अब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पूरा पुलिस स्टेशन ही धमाके से मलबे में तब्दील हो गया। दिल्ली में जहां 13 लोगों की जान गई, वहीं नौगाम में अब तक 9 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, 29 लोग घायल हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के जम्मू कश्मीर पुलिस और फिर गृह मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह जानकारी दिया गया कि यह हादसा था। और श्रीनगर में हुए इस धमाके की एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं और इसने पूरे इलाके में दहशत किस तरह से बढ़ा दी है, इन तस्वीरों को देख करके आप समझिए। यह धमाका रात करीब 11:22 पर हुआ। तस्वीरों को देख करके धमाके की इंटेंसिटी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अफरा तफरी मच गई थी, यहां पर आग लग गई थी, जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था और पूरा पुलिस स्टेशन आग की लपटों में घिर गया। 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इतनी भयानक तरीके से उनकी जान गई है, कई शवों के टुकड़े हो गए, क्षत विक्षत हो गए शव। और जो मारे गए लोग हैं उसमें नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद का नाम भी शामिल है। विस्फोटक की जांच के लिए फोटोग्राफी कर रहे 2 लोग भी इस हादसे में मारे गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और जिला प्रशासन के 2 अधिकारियों की जान भी गई है। 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इस फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दी है। On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime scene photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into.
J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में बेशक पुलिस इस धमाके को हादसा कह रही है, लेकिन फिर भी कई सवाल उठ रहे हैं। श्रीनगर के नौगांव में जो धमाके हुए हैं उस पर एबीपी न्यूज के सवाल हैं। इतनी रात को 11:20 पर करीब यह धमाका हुआ है। उस वक्त विस्फोटक की सैंपलिंग क्यों की जा रही थी? 9 नवंबर से लेकर अब तक सैंपलिंग क्यों नहीं की गई थी? सैंपल लेने में 1 हफ्ते की देरी क्यों की गई? बिना डेटोनेटर या सर्किट के आखिर धमाका कैसे हुआ? और अगर बम एक्टिव था तो इसे थाने में किसने रखा, क्यों रखा, किसके आदेश पर रखा गया? यह बड़ा सवाल उठ रहा है। और इस बड़ी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। पहले पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और अब गृह मंत्रालय की ओर से यह बताया गया है कि यह हादसा है, लेकिन जवाबदेही तो तय करना जरूरी है। देखिए, गृह मंत्रालय और क्या करेगा? फिलहाल पुलिस को डिमोरलाइज नहीं करना, ये मैसेज पूरे देश में जाता है। लेकिन मेरा एक सीधा सा सवाल है कि पुलिस के प्रेस नोट तो अगर हम देखें, उसमें ये कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कि हमने उसको सुरक्षित थाने के बाहर जो है वो रखा हुआ था और बाकी का प्रोसीजर चल रहा था। क्या उनके थाने में 3000 केजी एक्सप्लोसिव को रखने की जगह थी? मुझे लगता है कि फायरिंग रेंज भी कम पड़ जाती है। क्या थाने में, अगर वो थाना किसी पुराने घर के अंदर चल रहा था, आसपास सब मकान भी बने हुए थे, तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि सुरक्षित जगह पे रखा हुआ था? अगर सुरक्षित जगह पे रखा हुआ था तो फिर ये कैसे गया? इतने लोगों की जान कैसे चली गई? जी। तीसरी बात यह है कि अगर एफएसएल के एक्सपर्ट वहां पर मौजूद थे और इतनी रात को ये कार्रवाई चल रही थी, तो कम से कम ये पता होना चाहिए था कि ऐसा कोई हादसा नहीं होगा। अगर हादसा हो गया तो उसके बाद ये सब सवाल उठना तो लाजमी है। जी। मुझे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने वाकई की बहुत शानदार रिकवरी की है, पोस्टरों से जांच को यहाँ पर पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है कि शानदार रिकवरी को जांच में लापरवाही बचकर उन्होंने कितने बड़े डिजास्टर में तो बिल्कुल दिया है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने बताई जगविंदर कि यहां पर बहुत शानदार काम किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने और इस टेरर नेटवर्क को अनर्थ करने में, सामने लाने में बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है। लेकिन आसिफ हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं। आसिफ, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से लापरवाही तो है, अब इसे हादसा कह दिया जाए, कहा जाए कि एक जो है छोटी सी चूक हुई है, लेकिन आप जगविंदर पटियाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगविंदर जी, यहां पर यह भी समझना चाहेंगे कि ये जो बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हो गया, सवाल ये उठता है कि बिना किसी डेटोनेटर के, बिना किसी सर्किट के ये ब्लास्ट हो गया। क्या एफएसएल को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, या आखिर हुआ कैसे होगा? देखिए, पहली बात तो ये कोई छोटी सी चूक नहीं है। मैं दोनों केसेस में, चाहे वो दिल्ली का ब्लास्ट हो, चाहे वो नौगांव के पुलिस स्टेशन वाला ब्लास्ट हो, ये छोटी सी चूक नहीं हो सकती है। पुलिस की छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकती है, ये सवाल इस चीज का है। अगर 10-10 दिन तक आप उमर नबी को ट्रैक नहीं करेंगे, हरियाणा पुलिस जुमलेबाजी करती रहेगी, तो दिल्ली वाला ब्लास्ट हो गया ना जी भाई, वो कहाँ नहीं घूमा? वो डॉक्टर उमर जो है वो बम को लेकर कहाँ नहीं घूमा। 50 सीसीटीवी में उसकी तस्वीर आई है। अगर कोई 2 टीमें उसको फॉलो कर रही होती तो वो कहीं ढाबे पर सोया हुआ पकड़ा जाता, वो कहीं पे फतेहपुर गांव के आसपास पकड़ा जाता, कहीं गाड़ी छोड़ता पकड़ा जाता, किसी सीसीटीवी के आधार पर किसी टोल प्लाजा पे पकड़ा जाता। पहली गलती तो ये है कि 10-11 दिन वो घूमता रहा और उसके बाद ब्लास्ट हुई। और दूसरी बात ये है कि जब ये नौगांव में इन्होंने ले जाकर वहां पर विस्फोटक रख दिया, तो ये सुनिश्चित कौन करेगा कि ये विस्फोटक जो है वो खतरनाक नहीं है जी, ये किसी की जान नहीं ले सकता। भाई, अगर आप इतने निश्चिंत होकर आबादी वाले इलाके में रख रहे हो, तो ये आपके स्तर पर दूसरी बड़ी लापरवाही है, जिसमें फिर पुलिस ऑफिसर और सीएफएसएल और सिविल ऑफिसर समेत इतने लोगों की जान। और जगविंदर, दिल्ली से जम्मू कश्मीर ये ले जाया गया होगा इतनी बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक। ऐसे में अगर ये पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हो सकता है, तो ये ब्लास्ट तो रास्ते में भी हो सकता था।
सवाल यह भी उठता है कि सामान्य पुलिस केस जैसे होते हैं जिसमें थाने में सबूत ले जाया जाता है, और यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक ले जाना यह समझ से परे है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है गृह मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स को और एनएसए को जो है वो डीजी और पंजाब को सेल्फ स्टाइल जांच के लिए बिठाकर ये पूछना चाहिए कि आपकी गलत चीज इन्वेस्टिगेशन का खमियाजा देश क्यों भुगते, लोग क्यों भुगते जो अपनी जान गंवा रहे हैं। दूसरी बात सवाल पूछ रहे थे कि नौगांव में क्या हुआ होगा। नौगांव में क्या हुआ होगा ये तो वही बता सकते हैं जो उस जांच को कर रहे थे या फिर उसमें शामिल थे। शामिल वाले तो बहुत ज्यादा बचे नहीं होंगे, लेकिन कैसे सैंपलिंग की जा रही थी, सर्किट नहीं था, बॉम्ब एक्टिव नहीं था, तो फिर ये धमाका इतना बड़ा कैसे हो गया। जी, सवाल यही है कि दिल्ली को और नौगांव दोनों को देखें तो मुझे ये लगता है कि अगर पुलिस सूझबूझ और समझदारी के साथ सभी को कोऑर्डिनेशन के साथ लेकर चलती, भाई एक्सप्लोसिव को बॉम्ब खाकर ली गई, ये कोई नुमाइश की चीज थी, तो तभी एनएसजी को और आर्मी को इन्वॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के एक्सपर्ट इतने ज्यादा विस्फोट को निष्क्रिय करने के लिए हो सकता है कि सक्षम ना हो। इस बारे में ज्यादा एक्सपर्टीज एनएसजी और आर्मी के एक्सपर्ट की होती है। बिल्कुल, आप किसी को शामिल नहीं कर रहे हैं, खुद ही उठाए घूम रहे हैं, तो उसका खमियाजा भुगत रही है ना जनता। बिल्कुल देश भुगत रहा है ना। यही सवाल मैं नीरज के पास ले जाता हूं। नीरज, अगर बात की जाए इतने एक्सप्लोसिव के हैंडलिंग की, तो पुलिस को पूरी तरह से यह अधिकार दे देना कि आप ही इसको अपने स्तर पर निपटिए। इतने बड़े मात्रा में विस्फोटक को लेकर ले जाकर के थाने में रखा जाता है, इस केस को डिफरेंट तरीके से हैंडल नहीं किया जाना चाहिए था, दूसरी एजेंसियों को जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए थी। साथ में लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ है इस एक्सप्लोजिव को हैंडल करने में। हमने देखा कि लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो सबसे पहले एनएसजी की टीम को बुलाया गया, साथ ही एनआईए की टीम को बुलाना चाहिए था। एनआईए की टीम ने पिछले 8-10 सालों में, 15 सालों में इतने टेरर केसेस की इन्वेस्टिगेशन की है। उनकी अपनी खुद की टीम्स हैं जो इस तरह के हैंडल करती हैं, एक्सप्लोजिव को हैंडल करती हैं। साथ ही जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL जो टीम है, और उसकी भी मदद लेनी चाहिए थी, जो कि सीधे गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है, CBI के अंडर में काम करती है। इन सब एजेंसियों को लेकर ही जांच करनी चाहिए थी। थोड़ा देर लगी, जब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया लाल किला में, उसके बाद एनआईए को जांच सौंपी गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को इसमें जरूर साथ लेना चाहिए था। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस मामले की जांच के साथ साथ इतनी बड़ी मात्रा में मिले एक्सप्लोजिव को हैंडल करना चाहिए था। जब उन्होंने सैंपलिंग भी कर रहे थे, उनको खुले में रखा हुआ था, थाने के अंदर, थाना परिसर में रखा हुआ था, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया, आसिफ ने, कि एक ये पुराने घर में चलता है, थाना चलता है, और वहाँ के उसके कंपाउंड में इतनी बड़ी मात्रा में रखा गया है। आसपास मैंने खुद नौगांव एरिया देखा हुआ है कि वहाँ पर कितना रिहायशी इलाके वहाँ पर है। तो ऐसे में बहुत जरूरत है कि इस एक्सप्लोजिव को, भले ही यहाँ पर फरीदाबाद से एनएसजी का हेडक्वार्टर कितनी दूर है यहाँ से। नीरज, हमारे साथ अश्विनी सिवाच जी भी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच रक्षा विशेषज्ञ हैं। सिवाच सर, अगर बात की जाए इस घटना की, तो अब 13 लोग मारे गए थे साजिश के तहत दिल्ली में, और 9 लोग मारे गए हैं लापरवाही की वजह से, दुर्घटना की वजह से। क्या कहेंगे सर? हाँ देखो, दोनों जगह बहुत, एक बात तो पहले ये समझना पड़ेगा, ये जो 13 लोग मरे थे जो रेड फोर्ट के सामने हुआ, ये एक वाइट टेरर जो मॉड्यूल है या इकोसिस्टम है, ये भारत के लिए चैलेंज है। आज तक कोई डॉक्टर्स पे शक नहीं करता था, मगर अभी तक समझते थे कि अनएजुकेटेड और जो अनप्रिविलेज सोसाइटी हैं उसके लोग आते हैं, मगर जब से डॉक्टर का ये नेटवर्क निकला है, ये डरावना है, क्योंकि ये जो अभी तो टिप है आइसबर्ग में, बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, देखेंगे इसकी में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। और मुझे लगता है इसकी तारें जुड़ी हुई टर्की से, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, और हमें इसको अनर्थ करना पड़ेगा। हमें ये जो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं डॉक्टर, वहां तो चलिए साजिश थी सर, यहाँ तो लेकिन लापरवाही में 9 बेशकीमती जानें जो है गवा दी गई। मैं यही बताने वाला था कि जो ये इंसिडेंट है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट, अनप्रोफेशनल है। देखो, मैं 30 साल रह चुका हूँ घाटी के अंदर, कि आप एक एक्सप्लोसिव को ले जा रहे हैं फरीदाबाद से नौगांव में, या तो वो अमोनिया नाइट्रेट है, अगर अमोनिया नाइट्रेट अलग है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जब अमोनिया नाइट्रेट के साथ फ्यूल ऑयल मिल जाता है, वो डेडली कॉकटेल और उसमें डेटोनेटर अगर लग जाता है, तो फिर वो एक प्रकार आईडी बनता है। या कि जब बार बार आप एक्सप्लोसिव को हैंडल करते हैं, वो सेंसिटिव हो जाता है, वो भी एक प्रकार डेटोनेट हो सकता है। ये तो
कहावत है, आप कश्मीर घाटी के अंदर जब हम कार्य करते हैं यही है। अब मैं कहता हूं ठीक कि है ये क्यों सर, निश्चित तौर पर कई सवाल हैं इसको लेकर और निश्चित तौर पर इस सवाल के जवाब देश के सामने आने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। दिल्ली के अलावा श्रीनगर में हुए धमाके से पूरा देश दहल गया है। 5 दिन के भीतर 2 राज्यों में हुए 2 धमाकों से हर कोई सन्न है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट हुआ और अब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पूरा पुलिस स्टेशन ही धमाके से मलबे में तब्दील हो गया। दिल्ली में जहां 13 लोगों की जान गई थी, वहीं नौगाम में अब तक 9 लोग जिंदगी गंवा चुके हैं, 29 लोग घायल हुए हैं। 2 तस्वीरें दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं क्योंकि 10 नवंबर को जो हादसा हुआ था फरीदाबाद के डॉक्टर मॉड्यूल ने किया था और 14 नवंबर को जो हादसा हुआ ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही की वजह से हुआ। और श्रीनगर से हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, इस पूरे मामले को लेकर के सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जिसके जवाब पुलिस को और एजेंसियों को देने होंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये धमाका हुआ और जिस तरीके से इस एक्सप्लोजिव को हैंडल किया गया वो तो सवालों के घेरे में ही है, लेकिन साथ में ये भी है कि ये जो पुलिस स्टेशन है आप देख सकते हैं एक घनी आबादी वाले इलाके में बना हुआ है, यानी कॉलोनी के बीचों बीच एक मकान को, एक निजी मकान को पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट किया गया था और उसी में इस तरीके का एक्सप्लोजिव को हैंडल करने से काफ़ी बड़ी घटना यहाँ पे हुई है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो अपने परिजनों का हाल जानने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग बाहर खड़े हैं ये वो लोग हैं जिनके अपने या तो अंदर रहते हैं या फिर उनके पास उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी जो एक मानवीय त्रासदी अब इस वजह से हो गई है वो ये है कि 9 लोगों की मृत्यु की पुष्टि तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दी है, लेकिन उनकी पहचान जाहिर नहीं की है। उनके शव अभी तक उनके परिजनों को नहीं दिए गए हैं क्योंकि जो इस धमाके में मारे गए हैं उन सब के शव बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। ज्यादातर लोगों के शव टुकड़ों में बढ़ चुके हैं और उनकी पहचान करने के लिए डीएनए सैंपलिंग करनी पड़ेगी, यानी डीएनए जांच के जरिए ही जो शव के टुकड़े हैं वो एकत्र करके परिजनों को दिए जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नौगाम थाने में थे उनमें जख्मी कौन है, किसकी मृत्यु हुई है। इस बाबत कोई भी स्पष्ट जानकारी पुलिस की तरफ से साझा नहीं की जा रही है। केवल एक जो अधिकारी है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे नायब तहसीलदार मुजफ्फर, उनकी पहचान जाहिर की गई है। 2 पुलिस के जो फोटोग्राफर्स हैं उनकी पहचान जाहिर की गई है। उसके अलावा आधिकारिक तौर पर किसी की भी पहचान जाहिर नहीं की, जिससे काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों में जो कलहल है वो फैला हुआ है क्योंकि 32 लोग ऐसे हैं जो अभी भी जख्मी हैं, जिनमें से 6 से 7 की संख्या में लोगों की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। उनका उपचार श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल और सिक्किम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पे बना है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से एक स्थानीय नागरिक अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको रोक रही है क्योंकि अंदर एक एक्टिव क्राइम सीन है। काफी भारी मात्रा में विस्फोटक के फटने से यहाँ पे विस्फोटक काफी इलाके में फैले हुए हैं। कुछ शवों के अंग भी इधर उधर फैले हैं जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अन्य साक्ष्य जो है इस समय कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की मिस हैंडलिंग इस पूरे मामले में सामने आ रही है वो चौंका देने वाली है क्योंकि अगर सारा एक्सप्लोजिव जो था वो केवल खाद था, अमोनियम नाइट्रेट था, तो वो फटता नहीं जैसा कि हमारे जो एक एक्सपर्ट बोल रहे थे। लेकिन पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि हो सकता है कि उस लॉट में एक लॉट प्राइम किया हुआ है, यानी उसको सवाल यही तो है ना, ये सवाल है ना कि इफ एंड बट के साथ में इतने बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक था उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। इसमें निश्चित तौर पर एसओपी की अनदेखी हुई है, तभी तो 9 लोगों की जान गई है और इन सवालों के जवाब देश की जनता जानना चाहती है। आप हमारे साथ बने रहे आसिफ। नौगाम धमाके में मरने वालों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। इस धमाके में 9 लोगों की जान गई है और पीड़ित परिवार आंसुओं के साथ अपना दर्द बयां कर रहा है। अगर इनको अब लेना था, कोई टेलर लेना था, अपने डिपार्टमेंट में लेते, वो लेते, मेरे बाप को क्यों लेना था? कोई लेना देना नहीं है ना कुछ है यार। किसी भी को उठा के लेके जाए, चलो करो हमारा काम। ये कौन सा, ये गुंडागर्दी है। करो मेरे करो काम, उसको क्या है इसके साथ?
इनको लाने अपने वर्कर डिकम्पोज करना है, कुछ करना है। हुआ है ब्लास्ट हुआ है, सबको पता है ब्लास्ट हुआ है, आपको भी पता है ब्लास्ट हुआ है। हम कहाँ, हम अपने घर में थे, जो हमारा थाना है ना पास में ही, जब धुआं उड़ गया तो हम डर गए, हमारे पता था हमारा बाप है थाने में, हम दौड़ गए और उधर था आग ही आग। फिर हमने ढूंढ लिया 2 बजे तक रात के, पर हमें कहीं नहीं मिला। नौगाम में हुआ यह धमाका बहुत भीषण था। काफी दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई और चश्मदीद क्या बता रहे हैं उस वक्त के हालात को लेकर के आप भी सुनिए। कल जो पुलिस स्टेशन नौगाम में धमाका हो गया तो वो जो बाहर से वो लाया गया था उसका वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ और पैकिंग कर रहे थे। उस सिलसिले में इसको भी बुलाया गया था तो उधर वो मजिस्ट्रेट के सामने और पुलिसकर्मियों के सामने वो धमाका हो गया अचानक, तो उस वजह से उन पुलिसकर्मियों के साथ ये भी शहीद हो गए उधर। ये 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे, इसकी एक दुकान है, टेलर है ये टेलर मास्टर यहाँ, इसको बुलाया गया था और मजिस्ट्रेट भी थे वहाँ, वो सैयब के वो भी उसमें शहीद हो गए हैं और पुलिस के कुछ एहलकार भी शहीद हो गए उसमें। आसिफ कुरैशी हमारे साथ लगातार श्रीनगर से बने हुए हैं और अपडेट दे रहे हैं। आसिफ, निश्चित तौर पर लापरवाही हुई है, लोगों की मौत हुई है, लेकिन कम से कम अब प्रशासन के लेवल पर ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए, मुआवजे का ऐलान किया जाना चाहिए। इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, इस समय पुलिस का पूरा ध्यान जो है वो इस एरिया को सैनिटाइज करने में लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ विस्फोटक और मौजूद है या फिर जो भी विस्फोटक फरीदाबाद से लाया गया, क्या वो इस धमाके में पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, उसकी जांच हो रही है। क्योंकि पुलिस स्टेशन की इमारत का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया है, जो स्लैब है वो नीचे गई है। जो SDRF की टीम जो है वो अंदर जाके उस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और लेकिन उसमें भी चिंता ये है कि अगर विस्फोटक कुछ और मात्रा में वहां पे मौजूद हो सकता है तो एक और धमाका हो सकता है। इसीलिए पहले इस पूरे इलाके को BDS स्क्वाड ने खंगाला, उसके बाद ही जो बाकी काम है वो शुरू किए गए हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई भी जानकारी इस बाबत नहीं सामने आ रही है कि क्या किस तरीके का मुआवजे का ऐलान हो। लेकिन LG मनोज सिन्हा की तरफ से और विपक्ष की नेता महबूबा मुफ्ती की तरफ से इस पर निंदा के साथ साथ रोष भी जताया गया है कि किस तरीके से इस घटना में 9 लोगों की जान गई, जिसमें आम नागरिक भी शामिल है, पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जो रेवेन्यू विभाग के अधिकारी यानी सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी भी हैं। इसके अलावा जो बड़ी मात्रा में यहाँ पे घरों को नुकसान पहुंचा है इस धमाके की वजह से, उस पे भी जांच करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तो फिलहाल बॉम्ब और बॉम्ब मटेरियल को लेके ही जो यहाँ पे जांच चल रही है, उसके बाद जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उन मकानों पे कितना नुकसान हुआ है जो इस धमाके की चपेट में आए हैं, उसकी भी जांच होगी। उसके बाद ही किसी तरीके के मुआवजे का ऐलान हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक मानवीय त्रासदी बनी हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तो यहाँ पे आके अंदर जाके निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन जो आम नागरिक अपने परिजनों से मिलने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अंदर जाने से रोका जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी घरों के अंदर हैं, जो अपने घरों में रहे हैं, उन तक भी कोई रसाई नहीं है। इसीलिए तो क्योंकि पूरे इलाके को घेरेबंदी करके बंद कर दिया गया है। आसिफ, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर भी आ रही है पंजाब से, जहां मान सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अमृतसर ग्रामीण के SSP को सस्पेंड किया गया है। पंजाब सरकार ने SSP मनिंदर को सस्पेंड कर दिया है। गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में नाकामी को लेकर के ये एक्शन लिया गया है। SSP मनिंदर सिंह को सस्पेंड किया गया और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई में विफलता के चलते ये सख्त एक्शन लिया गया। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी गैंगस्टर्स के खिलाफ, ये पंजाब सरकार ने संदेश देने की बात कही है। और इसी सिलसिले में एक SSP मनिंदर सिंह जो कि अमृतसर ग्रामीण में तैनात थे, उन्हें सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो पंजाब में जहां गैंगस्टर्स एक बड़ी समस्या बन चुके हैं और मान सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, एक बड़ी कार्रवाई की गई है SSP स्तर के अधिकारी पर, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? सिर्फ गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन ना लेने की वजह से या कोई और मामला है ये? तरनतारन का उपचुनाव है, ये 2 IPS अफसरों के लिए भारी पड़ा है। पहले एक चुनाव आयोग की तरफ से हटाया गया SSP तरनतारन रवजोत कौर को, और अब पंजाब सरकार ने अमृतसर के SSP रूरल मनिंदर सिंह से नाराज होकर उनको सस्पेंड कर दिया। और इसकी वजह ये बता कैंपेनिंग के लिए आई थी और वो लगातार कैंपेन करती भी रही
आरोप ये है कि वो एक गैंगस्टर की पत्नी थी और कैंपेनिंग के बाद उनको नेपाल के रास्ते भारत आने के लिए पकड़ा जाना था और ये पुलिस को कहा गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई। जी, बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं चिराग पासवान। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद दोनों की यह पहली मुलाकात है। प्रचंड बहुमत के लिए बधाई दी है चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को। तो बिहार के चुनाव में जबरदस्त जीत हुई है एनडीए की और सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान की यह मुलाकात है। 2020 के दौरान यही बताया जाता है कि चिराग पासवान की वजह से तब जेडीयू की सीटें काफी घटी थी और बीजेपी और जेडीयू के बीच तनाव हुआ था, लेकिन साल बदल चुका है और इस बार के चुनाव में तीनों पार्टियां मिलकर के साथ लड़ी और प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए को। दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है इस बम्पर जीत के बाद। नीतीश कुमार ने यहां स्वागत किया चिराग पासवान का। दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं और एनडीए की प्रचंड जीत में इन दोनों नेताओं का अहम योगदान रहा है और साथ चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए और गठबंधन के लिए काफी फायदेमंद रहा। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में हुए कार धमाके की जांच तेज हो गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा है। ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त पहुंची है। तो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली धमाके की जांच जिसके तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से काफी मजबूती से जुड़े हुए हैं और अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुख्यालय जो कि दिल्ली के ओखला में है, वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, यहां पर जांच कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि फरीदाबाद में है और यहां पर काम करने वाले डॉक्टर्स ने आतंक का नेटवर्क खड़ा किया था और ऐसे ही एक डॉक्टर ने गाड़ी से ब्लास्ट किया था दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में और उसके बाद से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में है। यहां पर पड़ताल का सिलसिला लगातार जारी है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। दिल्ली में हुए कार धमाके की जांच के सिलसिले में यहां पर पहुंची है ये टीम। इससे पहले हरियाणा पुलिस की टीम भी अल फलाह यूनिवर्सिटी गई थी। वहां पर जो डॉक्टर थे जिनके नाम इस धमाके से जुड़े थे और टेरर नेटवर्क से जुड़े हुए थे, उनके कागजात लिए थे और अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी यहां पर पहुंची है, पड़ताल कर रही है। किस सिलसिले में यहां पर यह टीम पहुंची है, क्या कुछ यहां पर एजेंडा है, ये अब से थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त यहां पर मौजूद है दिल्ली के ओखला में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पर। दिल्ली ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई। अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम यहां प्रमुखता से सामने आया क्योंकि यहां पर काम करने वाले डॉक्टर्स ने ये जैश ए मोहम्मद का टेरर नेटवर्क, डॉक्टर्स का टेरर नेटवर्क खड़ा किया था जिसकी पड़ताल लगातार की जा रही है। अभी भी दर्जनों डॉक्टर्स इनकी रडार पर हैं। अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं, दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है और दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट मामले की पड़ताल के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।